फ्रेंड्स आज हम लोग चालू कर रहे हैं फ्री कंसेंट से। ये रहा, एनफोर्सिबिलिटी में तीन चीजें चाहिए। पहली दो पढ़ी, क्या पढ़ी? पहली कंसिडरेशन, दूसरी कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, और तीसरी फ्री कंसेंट। जो पढ़ने वाले, फ्री कंसेंट का मतलब कि ए ने बी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दोनों का फ्री कंसेंट होना चाहिए, दोनों का फ्री कंसेंट से हाँ बोलना चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब खुद की इच्छा से, और जिस इच्छा के ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। समझा? कंसेंट कभी भी फ्री नहीं माना जाएगा अगर इसमें पांच चीजें रहेगी। सेक्शन नंबर 10 के बोलते हैं अगर पांच चीजें रहेगी, कौन सी? क्वेश्चन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। पांच चीजें। चलो वेरी गुड। अभी हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या होता है। सेक्शन नंबर 15, committing or threatening to commit any act forbidden by Indian Penal Code or the unlawful detaining, threatening to detain any property to the prejudice of any person। मतलब क्या बोला गया? देखो, कुछ करूंगा, कुछ करना, या तो करने से डराना कि ये कर लूंगा, देख लो फिर। जैसे सुसाइड वाला केस देखा था, पापा बच्चों को डरा रहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगा, ये वो केस देखा था ना। तो वो क्या था? थ्रेटनिंग था टू कमिट, कि मैं कर लूंगा। ऐसी चीज जो पिनल कोड ने मना करके रखी है, इंडियन पिनल कोड ने मना करके रखी है, जिससे किसी की हानि हो जाए। प्रिजुडिस मतलब दूसरे की हानि हो जाना। बराबर? यहां तक समझा? उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, चलो स्पेशल पॉइंट्स। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वेयर क्वेश्चन इज एम्प्लॉयड आईपीसी इज एप्लीकेबल। देखो अभी क्या हुआ, इसके अंदर एक अपन ने एग्जांपल देखा था, ए और बी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो लोग अभी इंग्लिश वाटर के अंदर, मतलब इंडियन वाटर में नहीं हुआ, इंग्लिश वाटर्स में। वहां पे क्या हुआ कि ए ने बी को धोखे से कुछ कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। क्या ए ने बी को धोखे से कॉन्ट्रैक्ट करवाया तो क्या ए इंडिया आने के बाद बी को सू कर सकता है क्या? हाँ, लेकिन उधर तो आईपीसी एप्लीकेबल ही नहीं था। जिधर ये कांड हुआ उधर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आईपीसी एप्लीकेबल नहीं है, जिधर आईपीसी एप्लीकेबल है उधर आके तुम लोग केस करो। याद आ गया? चलो, for the application of the question may be employed by outsider to outsider or by outsider to any other party of the contract। देखो, एक तो मैं जो पार्टी में है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके ऊपर मैं ये सब क्वेश्चन ला सकता हूँ कि तू ऐसा कर, या तो मैं थ्रेटनिंग कर सकता हूँ, या तो मैं कोई बाहर का बंदा जो इंटरेस्टेड है इस बंदे में। जैसे मैंने एक लड़के के साथ किया कॉन्ट्रैक्ट की, भाई तू एक काम कर, तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मैंने उसके कान पे बंदूक रख दी। ये क्या हो गया? डायरेक्टली मैंने उसके साथ किया। डन? समझा? या तो उसको मम्मी को धमकाया, ये क्या हो गया? आउटसाइडर पार्टी। या तो उसका कोई भाई था, उसने मुझे धमकाया, ये क्या हो गया? आउटसाइडर टू इनसाइडर पार्टी। समझा? चलो, ये वो वाला था, क्या बोलते उसको, शिप वाला केस है, एक बार पढ़ लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। चलो, थ्रेटनिंग टू कमिट सुसाइड इज क्वेश्चन। वो थ्रेटनिंग टू कमिट समथिंग विच इज आईपीसी के अगेंस्ट, सुसाइड आईपीसी के अगेंस्ट है। ठीक है, ये केस लॉ में क्या देखा था? अमीर राजू वर्सेस शेषमा में क्या देखा था अपन ने कि एक पप्पा है, वो सुसाइड करने की धमकी दे रहा है उसके बीवी को और बच्चे को, अगर तुम लोगों ने प्रॉपर्टी मेरे भाई को नहीं दी, किसको? मेरे भाई को नहीं दे दी, तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बीवी ने केस डाल दिया किसके ऊपर? पति के ऊपर। जीता कौन? बीवी, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो कैसे हो रहा था? ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस रहेगा, क्या रहेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? एक तो पहले वॉइडेबल होगा कि तुम केस करो, वॉइड हो जाएगा। दूसरा, जो भी डैमेजेस हुआ है वो तुम क्लेम कर सकते हो, पे कर सकते हो रिटर्न। अनड्यू इन्फ्लुएंसेस, अनड्यू इन्फ्लुएंसेस मतलब क्या होता है? देखो, एक पार्टी दूसरे पार्टी को सप्रेस करने के पोजीशन में, क्योंकि उनका रिलेशन वैसा है, उस पर प्रेशर लाने की पोजीशन में। जैसे पप्पा और बेटे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये, और पप्पा अगर बेटे पे प्रेशर ला रहा है, इसको क्या बोलेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझा? अनड्यू इन्फ्लुएंस हमेशा नियर रिलेशनशिप में जरूरी नहीं होता है, फिड्यूशनरी रिलेशनशिप रही तो भी एप्लीकेबल है। जैसे एक डॉक्टर है, पेशेंट से ज्यादा पैसा उठा रहा है, तो क्या हो जाएगा? अनड्यू इन्फ्लुएंस। फिड्यूशनरी रिलेशनशिप है, एक लॉयर है, ज्यादा पैसा उठा रहा है, फिड्यूशनरी रिलेशनशिप हो गया।
यहां तक समझा? चलो, लेकिन ये उसमें था ना, हाँ, अभी लेकिन देखो फीचर्स क्या क्या इसके, डोमिनेट होना चाहिए कोई भी एक पार्टी, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, फिड्यूशनरी रिलेशनशिप होना चाहिए दोनों के बीच में, समथिंग समटाइम्स द पार्टी टू एन एग्रीमेंट आर सो रिलेटेड टू ईच अदर दैट वन ऑफ देम एबल टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंड टू ऑब्टेन हिज कंसेंट टू एन एग्रीमेंट। समझा? पापा बच्चे को डोमिनेट कर सकते हैं। तीसरा क्या बोला है, डोमिनेट कर सकते हो लेकिन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ किया गया है तो उसको क्या माना जाएगा, उसको फिर अंडी इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। जैसे ए ने बी से लोन उठाया, ए को कोई लोन नहीं दे रहा था, बी ने बोला कि भाई देख, मैं लोग अगर तेरे को देते तो 15% में देते, मैं तेरे को 18% में दूंगा क्योंकि 16% से मैंने सी से लोन उठा के रखा है। तो क्या अंडू इन्फ्लुएंस है? नहीं है। अगर समझ लो ए को कोई भी लोन देने के लिए रेडी था, वो फिर भी बी के पास गया, जहाँ पे ए को 15% में लोन मिल रहा है, वह बी ने 15% में लोन दिया, खुद के पैसे लगाए, किसी से उठाई नहीं थी, अंडू इन्फ्लुएंस है कि नहीं है? है। समझा? चलो, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय अंडू इन्फ्लुएंस क्या हो सकता है? वॉइडेबल है पहला तो, कि वॉइडेबल, वॉइडेबल मतलब कोई एक पार्टी जो एग्रीड है वो केस करके जीत सकता है और फिर वॉइड हो जाएगा, बराबर। या तो जो सम एग्रीड था वो रिटर्न कर दो। फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब क्या है, किसी को डिसीव करने के लिए कोई चीज छुपाना या कोई चीज करना, उसको क्या बोलते हैं? फ्रॉड। सेक्शन नंबर 17 में फ्रॉड का डेफिनेशन दिया गया है और वो सब कुछ फ्रॉड के बारे में बताता है। The active concealment, hiding of a fact by one having knowledge or belief of the fact, a promise made without any intention of performing any other act fitted to deceive, any such act or omission as to law specifically declared to be fraudulent. चलो, एसेंशियल्स क्या क्या इसके अंदर, इंटेंशन क्या होना चाहिए, हार्म कॉज करने के लिए, उसको हार्म करने के लिए, दूसरी पार्टी को हार्म करने के लिए, ठीक है। द स्टेटमेंट मेड मस्ट बी फॉल्स एंड शुड रिलेट टू अ मटेरियल फैक्ट ऑफ एग्रीमेंट, मतलब क्या, जो तुमने स्टेटमेंट फेंका है, फॉल्स किया है, वो मटेरियल स्टेटमेंट होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरी गाड़ी है, उसका है ना एक वायर लूज है, तुम ये गाड़ी खरीद लो, और ये मैंने एक वायर लूज की बात बताई नहीं, तो चलेगा, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। अगर मैं बोलूँ इसका इंजन ही गायब है और तुमने गाड़ी खरीद लिया, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। समझा? क्योंकि वो मटेरियल था। द पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, जो पर्सन ये स्टेटमेंट बोल रहा है ना, बराबर, डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मैंने सब कुछ अच्छा अच्छा बता दिया लेकिन मेरे को पता है कि वो झूठ है, मैं उसको ट्रस्ट ही नहीं कर रहा हूं, मेरे को पता है मैं जो फेंक रहा हूँ वो फेक ही है। समझा? अदर पार्टी रिलाइड ऑन फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, भाई जो पार्टी है उसने उसके ऊपर रिलाई करना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट भी बना देना चाहिए। द पार्टी मस्ट बी डिसीव्ड बाय फ्रॉड, फ्रॉड से डिसीव होना चाहिए। अब मैंने समझ लो मैंने आकांक्षा के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये गाड़ी खरीद ले, इसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, बराबर, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, बराबर। और चलो ये मैंने बोला कि इसके अंदर है ना, मेरी जो नीचे स्विफ्ट खड़ी है ना, उसके अंदर स्विफ्ट का इंजन नहीं है, स्कूटी पेप का इंजन है, इसको पता ही नहीं है, बोल रही चलो 20 की स्पीड में चल रही, मजा आ रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने किसी को गाड़ी बेचा, क्या अभी तक ये फ्रॉड फ्रॉड माना जाएगा क्या? ये मेरे पे केस कर सकती है क्या? इसको पता ही नहीं चल रहा है ना, ये तो 20 की स्पीड में समझ रही है टॉप स्पीड है अपने गाड़ी की, बराबर, अभी नहीं माना जाएगा। फ्रॉड, फ्रॉड कब माना जाता है? जब किसी का नुकसान हो जाए। समझा ना? तूने उस दिन एग्जांपल बताया, याद है ना? फ्रॉड कब फ्रॉड माना जाएगा? जब कोई येड़ा बन जाएगा, याद है? चलो, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, मैं चुप बैठा वो फ्रॉड नहीं है, मैं चुप बैठा वो फ्रॉड नहीं है, लेकिन ड्यूटी टू स्पीक थी, तब मैंने बोलना चाहिए था, तब मैंने बोलना चाहिए था। जैसे मैं ऑर्डिनरी स्पीकर की दुकान है, मैं ये वाला स्पीकर सबको बेचता हूँ, ये वाला स्पीकर चले तो शाम तक, नहीं तो चांद तक, उस टाइप का है, शाम को भी खराब हो सकता है, नहीं तो चल सकता है, ये मैं हर एक को नहीं बताऊंगा। लेकिन जहाँ पे ड्यूटी टू स्पीक है, कब होती है वो? एक तो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, जो बंदा मेरे से ले रहा है उसको मेरे अंदर ट्रस्ट है, जैसे मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा कोई स्टूडेंट, उसको मेरे अंदर ट्रस्ट है, तो मेरे को उसको बताना जरूरी है कि नहीं यार ये माल अच्छा नहीं है, इससे अच्छे क्वालिटी का ले लो तुम, बराबर। या तो ड्यूटी टू स्पीक ऑल्सो अराइजेस व्हेन वन पार्टी कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अनदर पार्टी। मेरी दुकान है, बराबर, मेरी एक दुकान है,
और मेरे पास एक बंदा आता है, या तो एक आइडिया, मैं क्लास ही ले रहा हूँ, ठीक है, और एक बंदा आता है कि मेरे लड़के का या लड़की का एडमिशन करवाने का है, बराबर, मैं बोलता हूँ एग्रीड हूँ, करवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को आता ही नहीं पड़ा था, मेरी ड्यूटी बनती थी, क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो जो बंदा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, जो मेरे पास सीखने आने वाला, दोनों की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? मेरे ऊपर, वो लोग पास होना चाहिए। समझा जाता है? चलो, वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेन, देखो, वेन साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच, अभी यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक गाड़ी बेची, इसने बोला सर कभी ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है क्या, और मैं शांत था, इसका मतलब क्या हुआ कि नहीं हुआ है, और इसको बाद में पता चला कि नहीं, गाड़ी का एक्सीडेंट तो हुआ है, क्या ये मेरे पे केस डाल सकती है? हाँ। क्या ये जीत सकती है? हाँ। समझा? मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि मुझे कोई चीज गलत पता थी और मैंने सामने वाले को भी गलत बता दी, और मैंने वो गलत पता वाली चीज को ट्रू माना था। जैसे समझ लो, ये अपनी मानसी है, मानसी की गाड़ी आकांक्षा खरीदने वाली है, आकांक्षा मेरे पास आई, बोले सर वो मानसी कैसी लड़की है? मैं बोला अच्छी है। उसकी गाड़ी कैसी है? मैं बोला अच्छी है। बोले कभी हुआ है क्या उसका एक्सीडेंट? तो बोला रुक, और मेरे से तो झूठ नहीं बोलेगी, मैंने तुरंत मानसी को कॉल लगाया, मानसी क्या ये कभी ऐसा गड़बड़ हुआ है क्या तेरी गाड़ी के साथ? तो बोला नहीं नहीं सर, एकदम मस्त है, एकदम मस्त चलती है। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, तू तेरी गाड़ी मेरे को भेज दे, मैं आकांक्षा को भेज दूंगा। उसने मेरे को भेज दी, बराबर, मैंने आकांक्षा को भेज दी, और एक्चुअली बाद में हम दोनों को पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? अभी वाला, मैं जो आकांक्षा को बेच रहा हूँ, मेरा और आकांक्षा के बीच। और आकांक्षा को बाद में पता चला कि इसका एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ है, किसने करवाया? मानसी ने, बहुत बड़ा तगड़ा वाला एक्सीडेंट, बराबर, बराबर। ये क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैंने उस बात को यकीन कर लिया जो इसने बताया, और मैंने वो बात बता दी, वो बात मेरे को भी लगा कि सच है, समझा? इसको बोलते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मेड इज इनोसेंट, हमेशा इनोसेंट ही होता है, मैं क्या किसी को वो दबाव डालने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है। मिस रिप्रेजेंटेशन के एसेंशियल्स क्या क्या है? मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, जैसे एक्सीडेंट बहुत बड़ी फैक्ट हो गई, बराबर। दूसरा, स्टेटमेंट फॉल्स होना चाहिए, भले मैं बिलीव करता हूं उसको ट्रू, पर्सन मेकिंग इट, मतलब मैं जो मेक कर रहा हूँ वो क्या कर रहा है? बिलीव इट टू बी ट्रू, हाँ नहीं नहीं सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर, तो बहुत सही गाड़ी है। द पर्सन हु मेक्स द फॉल्स स्टेटमेंट हैज नो इंटेंशन टू डिसीव, मेरे को इसको धोखा देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट इंड्यूस द अदर पर्सन टू कॉन्ट्रैक्ट, अब इसने जैसे ही ये सुना ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, अगर मैं बोलता मेरे को पता नहीं है तो ये चार लोगों के पास और जाती कि नहीं, मैंने जैसे मेरा स्टेटमेंट दे दिया, इसने मान लिया। The party is misleading by such a statement and enters into a contract. हमने क्या कर दिया? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, और हम लोग क्या हो रहे थे? मिसलीड हो रहे थे एक्चुअली इस स्टेटमेंट से। चलो, फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? एक तो देखो क्या होता है, एक तो तुम लोग डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, या तो दूसरी चीज तुम लोग क्या कर सकते हो कि हमको एक काम करो, कोर्ट हमको ऐसी पोजीशन पे वापस लेके जाओ कि कभी ये मैंने स्टेटमेंट सुना ही नहीं था। अगर इसने समझ लो आकांक्षा ने ऐसा बोला कि ऐसा स्टेटमेंट सुना ही नहीं था एक्सीडेंट वाला, तो क्या हो जाएगा? इसको वापस से वो गाड़ी उसके घर पे लेके जानी पड़ेगी, और मानसी वापस से पैसा दे देगी, मतलब वो गाड़ी मेरे को ले लेनी पड़ेगी और मेरे को वापस से पैसा दे देना पड़ेगा। डन है यहाँ तक? चलो, मिस्टेक, मिस्टेक क्या होता है भाई? गलती से, अगर एक बंदा मिस्टेक करता है, हाँ चलो वो ठीक है। टाइप्स ऑफ मिस्टेक है, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स। मिस्टेक ऑफ लॉ अगर रहा, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एक्सक्यूजेबल है, मिस्टेक्स ऑफ इंडियन लॉ क्या है? वॉइड है। समझा? मतलब हमने कुछ तो किया, कोई तो ऐसे एग्रीमेंट में गए जो फॉरेन लॉ भी इधर एप्लीकेबल है, लेकिन हमको पता नहीं कि फॉरेन लॉ ऐसा कुछ तो एप्लीकेबल होता है, हमको नहीं पता था, और गड़बड़ हो गई। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है, कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन लॉ ही बोलता है कि नहीं ये अनवैलिड है। जैसे हमने बोला कि अपन मस्त अभी गांजे का खेती करेंगे, तो गांजा हुआ ना, क्या है? आईपीसी के खिलाफ है, और हमने कर दिया, तो क्या है? वॉइड है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स, मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स कैसे हो सकता है? बायलैटरल या यूनिलैटरल। बायलैटरल मतलब क्या? दोनों के साइड से मिस्टेक हो रहा है, और यूनिलैटरल मतलब क्या? एक के साइड से मिस्टेक हो रहा है। जब दोनों के साइड से मिस्टेक हो रहा है तो वॉइड है कॉन्ट्रैक्ट, कोई नहीं है। जब एक के साइड से मिस्टेक हो रहा है ना, तो वो वॉइडेबल है, ये मेरे पे केस करके जीत सकते। ठीक है, चलो, इसके बाद में क्या था? जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कंसिडरेशन है, वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट मतलब क्या? किसके लिए तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, वो क्या होना चाहिए? लॉफुल। और जो कंसिडरेशन कर रहे हो वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल। अनलॉफुल कब रहेगा? जब फोरबिडन बाय लॉ है, लॉ ने उसको फोरबिड करके रखा है। प्रोविजन ऑफ लॉ को फोरबिड करता है, कुछ तो प्रोविजन है और उसको बाईपास कर रहा है, वो भी गलत है। फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट है मतलब
लॉ में लिखा गया कि ये फ्रॉडुलेंट है तो फ्रॉडुलेंट है। इंजुरी टू पर्सन, किसी पर्सन को ठेस पहुंच रही उसकी वजह से। इमोरल, इमोरल का मतलब क्या हो गया कि ये पब्लिक के खिलाफ है, अपने एथिक्स के खिलाफ है, उसको इमोरल बोलते हैं। फोरबिडन बाय लॉ, लॉ में ही बोला गया है कि ये फोरबिडन है भाई, ये करना मना है, ठीक है। जैसे मैंने दीप्तिकेश को बोला कि चल अपन किसी का मर्डर करके आते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी फ्रॉडुलेंट है, कंसिडरेशन लीगल है, मैं तेरे को 50,000 रुपए देगा, 50,000 इज लीगल कंसिडरेशन। लेकिन मैं अगर बोलूं देख तू मेरे लिए ना ए का मर्डर कर, मैं तेरे लिए बी का मर्डर करूंगा, तो क्या होगा, क्या हो गया, दोनों भी इलीगल हो गया, फोरबिडन बाय लॉ। अभी समझो, लाइसेंस वाला एग्जांपल देखा था कि एक लाइसेंस है, मेरे पास एक लाइसेंस है, मुझे गवर्नमेंट ने बोला किसी को देना मत, मैंने बेच दिया, मैं गलत, बराबर। दूसरा एग्जांपल, मेरे पास एक लाइसेंस है, गवर्नमेंट ने बोला कि हमको बता के ही बेचना, नहीं तो पेनल्टी बैठेगी, मैंने बिना बताए बोल दिया, पेनल्टी बैठ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर पेनल्टी बैठ गई तो इसका मतलब क्या फॉरबिडन बाय लॉ हो गया क्या, नहीं नहीं नहीं, पेनल्टी बैठना इसका मतलब फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडी अभी। डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ, अभी देखो यहाँ पे क्या था कि तुम लोग है ना लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करते हो, बराबर। जैसे समझो, ये केस देखा था अपन ने, ए ने बी से लोन उठाया है, ए ना एक्विटल है, एक्विटल नहीं बोल सकते उसको, क्या है रे, एक्यूज्ड है, उसको पहले ही पुलिस कंप्लेंट हो गई, पहले ही जेल में है। अब जेल से छूटने के लिए ए को पुलिस ने क्या बोला, तेरे को श्योरिटी लाना पड़ेगा। अभी ए गुंडा आदमी, कोई खड़ा ही नहीं हो रहा था उसके अगेंस्ट, तो क्या किया ए ने, बी को पैसा दिया 25,000 कि तू अब मेरे श्योरिटी बन जा, बराबर। कि ये श्योरिटी मतलब क्या होता है कि अभी ए को जब तुम जमानत पे छोड़ रहे हो ना, बेल दे रहे हो ना, तो ए कोई कांड नहीं करेगा, समझ लो ए ने सच में कांड कर दिया, पुलिस किसके पास जाएगी, ए के पास कि बी के पास, बी के पास, बी को बोला चल पैसा निकाल, बी को बोला चल पैसा निकाल, बराबर। बी ने बोला मैं नहीं दूंगा, अब बताओ बी लायबल है क्या पैसा भरने के, नहीं, क्यों, क्योंकि ए ने इसको पैसा दिया था, और श्योरिटी के लॉ में क्या लिखा गया कि श्योरिटी खुद से आना चाहिए कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, बी ने तो जिम्मेदारी ली ही नहीं, बी को क्या किया गया था, पैसा दिया गया था कि जा मेरी श्योरिटी लेके आ, समझा, क्या समझा तेरे को दीप्तिकेश, अरे अपना शुभ दर्शन, समझा तेरे को, क्या समझा, मेरे को तो बी से पैसा ले सकते क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या होता है, इफ टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीज टू कॉन्ट्रैक्ट व्हिच रिजल्ट्स इन फ्रॉड, अभी सही चल रहा है लेकिन आगे चल के फ्रॉड हो जाएगा, बराबर। रिजल्ट क्या होना चाहिए, फ्रॉड होना चाहिए। हम दोनों खेती करने का सोच रहे, खेती का फ्रॉड किया, मतलब खेती का हमने किया और लगाया मैंने मस्त गांजे के बीजेस, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो गया। देखो, इंजुरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, द जनरल टर्म इंजुरी मीन्स क्रिमिनल और रॉन्गफुल हार्म, हार्म पहुंचाने का किसी को भी कुछ भी करके। अभी देखो, मैं अभी समझ लो एक इसके नोट से पढ़ा रहा हूँ, मैं फुल छाप रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ छाप रहा हूँ, यूट्यूब पे देख रहा हूँ छाप रहा हूँ, कल उठ के मैंने इसकी नोट्स बना दी और मैंने भेज दिया, और समझ लो कोई सर है उसने मेरे पे, समझ लो जिगर शाह सर है, उसने मेरे पे केस डाल दिया कि तुम क्यों यूज कर रहे हो, इसमें हार्म कौन हुआ, किसकी सेंटिमेंट्स हार्म हो गई, जिगर शाह की, उसकी चोरी की ना, तो ये क्या हो गया, लॉ से फोरबिट कर दिया था मैंने, चलो ठीक है। इमोरल, इमोरल मतलब क्या, पर्सनल सेंटिमेंट और पब्लिक सेंटिमेंट एथिक्स से अगेंस्ट में है वो, ये वो एक लैंडलॉर्ड वाला एक केस था, और नीचे वाला था कि तुम लोग क्या कर रहे हो पता है क्या, कि किसी के कंडक्ट को तुम लोग किसी के कंडक्ट को तुम लोग ये कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल कर रहे हो। जैसे ए ने बी को बोला तू सी से मत शादी कर, तू सी से शादी कर, सॉरी, बी ने क्या किया, सी से नहीं की और डी से कर दी। यहाँ पे क्या हुआ, उसने उसके कंडक्ट के साथ खिलवाड़ किया, कंडक्ट मतलब एक्शंस के साथ, उसके ऊपर वो लगाया कि नहीं नहीं उसके साथ शादी नहीं कर, उसके साथ ही शादी कर, डी के साथ मत कर, तो ये क्या हो जाएगा, इमोरल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझा।
ट्रेडिंग विथ एनिमी, एनिमी के साथ अपन ट्रेड नहीं कर सकते। स्ट्रिक्टली प्रोसिक्यूशन, मतलब जो भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला, उसके अंदर तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, किसी को पैसे खिलाना, केस जल्दी खत्म करवा देना, वो सब नहीं कर सकते। मेंटेनेंस एंड कैंपेरिटी, इसका मतलब क्या था, किसी को याद है क्या? देखो मैंने ना बी को भड़काया कि जाना सी के ऊपर तो केस कर दे, पैसा मैं दूंगा, सब मैं दूंगा, मेरे को कुछ लेना देना नहीं सी के साथ, मेरा कोई कुछ लगा भी नहीं उधर, मेरे को सिर्फ है ना सी को तंग करने में मजा आता है। ये क्या हो गया? मेंटेनेंस। कैंपेरिटी में क्या हुआ, मैंने बी को बोला कि तू केस कर, क्योंकि मेरे को सी 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 के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें मेरा भी इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं कैंपेरिटी, इंटरेस्ट होना जरूरी है। इंटरफेरेंस विथ कोर्स ऑफ जस्टिस, कि तुमने कानूनी कार्रवाई या उसमें कोई दखल अंदाजी कर दी तो तुमको क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो भी तुमने किया वो इनवैलिड हो जाएगा। मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं तेरी शादी करवा दूंगा, तू मेरे को पैसा देना, गलत है। क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट विच इज अपोज टू ड्यूटी, मतलब क्या, अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं ऐसी चीज कर दूंगा जो मेरे ड्यूटी के अगेंस्ट है, तो क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसको पुलिस में लेके जा रहे थे, पीछे पुलिस बैठा था, वो वैन में लेके जा रहे थे, ड्राइवर मेरा दोस्त था, उसने मतलब गाड़ी घुमाई और मेरी गैंग के पास लेके आया, तो क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो, जब बना था तभी गलत था, समझा। सेल ऑफ पब्लिक ऑफिसेस, भाई कानूनी कार्रवाई में दखल अंदाजी करना सेम चीज है। एग्रीमेंट फॉर क्रिएशन ऑफ मोनोपोलिस, ये इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ मैं ही इधर कर सकता हूँ, मैं ही इधर दुकान डाल सकता हूँ, इसका किसी के साथ एग्रीमेंट करना गलत है। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट मैरिज को रोकने का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, गलत है। सिर्फ वो मैरिज कौन सा नहीं होना चाहिए, छोटी सी उम्र पर नहीं रे, बच्चों का नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, कर सकते हो क्या एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड? नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर ये केसेस है तो कर सकते हैं। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड मतलब काम करने से रोकना, ट्रेड करने से रोकना, बिजनेस खोलने से रोकना, अगर ये करने से रोक सकते हो। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला है कि अगर कोई बंदा, डायरेक्ट ही बोलता हूँ, अगर कोई बंदा तुम्हारा पार्टनरशिप छोड़ के जा रहा है तो तुम उसके ऊपर रिस्ट्रेन कर सकते हो कि इतने स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम तक तुम धंधा नहीं खोल सकते। किसी ने तुम्हारा पार्टनरशिप खरीद लिया, गुडविल खरीद लिया है, बराबर, वो तुमको बोल सकता है कि क्या इतने एरिया में इतने टाइम तक तुम धंधा नहीं कर सकते। कोई तुम्हारा एम्प्लॉय था, वो निकल रहा है, तुम उसको बोल सकते हो इतने एरिया में इतने टाइम तक धंधा नहीं कर सकता, सेम धंधा, डन है। रिस्ट्रेंट इन पेरेंटियल राइट्स, रिस्ट्रेंट इन पेरेंटियल राइट्स मतलब पेरेंटियल राइट्स को रोकना। मेरे 2 बच्चे थे, मैंने ना सी को भेज दिए, दे दिए उसको, अब मेरे को बहुत याद आने लग गई, तो मैं वापस लेके आया। अब सी रोक रहा है कि तू कैसे लेके जा सकता है, 20 साल के बाद क्या याद आ गया। तुमने कभी ये सोचा है क्या? देखो बहुत सी बार वो होता है, एक मूवी बताता हूँ मेरे टाइम की, जिस देश में गंगा रहता है, ऐसी एक मूवी थी। उसके अंदर क्या होता है, वो जो अपना गोविंदा होता है ना, उसको है ना घास फूस का एलर्जी होता है, नहीं, उसको ना कोई तो एलर्जी होता है जो घास फूस से ठीक होगा, तो उसको ना गाँव भेज देते हैं उसके माँ बाप लोग। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, वो खोल देना, वरुण खोल देना, आजा आजा, आजा आजा, 5 मिनट आजा, ठीक है, उसको गाँव भेज देते, बढ़िया। और क्या होता है फिर, गाँव भेजने के बाद वो ठीक होने लगता है, 20 एक साल में वो ठीक हो जाता है, फिर इसके माँ बाप लेने के लिए जाते हैं और बोलते चल आजा हमारे साथ। तब पता है, ऐसे वक्त तुमने बहुत सी बार देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में, कोई बच्चा किसी के पास रहता है, फिर उसकी असली माँ मिल जाती है, असली माँ लेने के लिए आ जाती है, कुंभ के मेले में खो गए, असली माँ लेने के लिए आ गई, होता है कि नहीं? फिर वो बच्चा जाने से मना करता है, लेकिन उसके माँ बाप कभी रोकते नहीं, जा, क्यों? क्योंकि तू पेरेंटियल जो तुम्हारा ये था राइट्स, उसको तुम रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते। उसकी असली माँ कौन है, वो कुंभ के मेले वाली, तो उसको लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी, कि किसी के ना कंडक्ट पे ही, ए ऐसा मत बैठ, ए वैसा मत बात कर, ए वैसा मत कर, इसके ऊपर मैं रोक लगा दूं, तो ये क्या हो गया, रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। समझे यहां तक? चलो नेक्स्ट क्या पढ़ा था, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर वॉइड, मतलब भाई एग्रीमेंट होते ही वो वॉइड हो गई, कौन सी
इनकम्बेंडेंट बंदे के साथ तुमने किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पागल वागल, छोटे बच्चा या डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, बराबर। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के साथ किया, तू भी ध्यान दे, दिया दिया काम में आएगा तेरे को। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के साथ काम किया, वो भी खत्म है, वो भी क्या है, वॉइड है। म्यूचुअल मिस्टेक और मटेरियल फैक्ट है तो भी वॉइड है, अपन ने पढ़ा था दोनों ने मिस्टेक कर दिया तो क्या होगा। विदाउट कंसिडरेशन है, अरे बाप रे, वो तो नेसेसिटी है, कंसिडरेशन तो इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ की नेसेसिटी, अगर वो ही नहीं रहा तो नहीं है। और एक है फ्री कंसेंट से नहीं किया तो बंद हो सकता है। रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ट्रेड, ये सब रहा तो भी एग्रीमेंट क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। फिर हमने पढ़ा था वेजरिंग एग्रीमेंट। वेजरिंग एग्रीमेंट बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे। क्या था वेजरिंग एग्रीमेंट, कि ए ने बी के साथ कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है कि पैसा पे करूंगा हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे, जिसके ऊपर इनका कोई कंट्रोल नहीं है और मेजरली किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं, लेजिटिमेट इंटरेस्ट नहीं उस चीज में। जैसे मैंने दिया के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, दिया आज अगर बारिश आ गई ना तो मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा, बराबर। क्या मेरे बारिश में इंटरेस्ट है, क्या मैं बारिश कंट्रोल कर सकता हूँ? अगर बारिश नहीं आई तो दिया मेरे को पैसा देगी, दोनों के साइड से पैसा मूव हो रहा है, समझा याद है, डन है, उसको बोलते हैं वेजरिंग एग्रीमेंट। इवेंट अनसर्टन होना चाहिए भाई, बराबर। वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होती है भाई, हमेशा वॉइड होती है। नो सूट शैल बी बॉट फॉर रिकवरिंग, चल ठीक है, वॉइड मतलब क्या कि गलत है लेकिन हमने फिर भी कर दिया। अब सच में दिया आ गई 50,000 रुपए लेने के लिए, मैंने दे दिया उसको 50,000, अब मैं कोर्ट में जा सकता हूँ क्या, दिया के ऊपर केस डाल सकता हूँ क्या, नहीं, नहीं डाल सकता हूँ। पहले तो वॉइड एग्रीमेंट था, उधर ही कोर्ट ढकल देगा। और दूसरा बोला भी क्या है कि इसने मेरे से कोई पैसा उठाया ना, उसके अगेंस्ट में भी मैं कोई केस नहीं डाल सकता, समझा। वेजरिंग एंड कोलेटरल ट्रांजैक्शन, कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या हो सकते हैं, एक तो लीगल हो सकते हैं या तो इलीगल हो सकते हैं, बराबर। महाराष्ट्र गुजरात में अगर वेजरिंग एग्रीमेंट हुआ है तो कोलेटरल ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, इलीगल, बराबर। और अगर आउटसाइड में हुआ है तो क्या हो जाएगा, वैलिड 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 वैलिड, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखा था कि जैसे ये बारिश वाला केस था, वेजरिंग एग्रीमेंट तो वॉइड है, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किससे उठा लिए, मैंने दिशा से पैसे उठाए, दिशा मेरे को 50,000 रुपए दे, मेरे को इसको देने का है। अब ये तो मेरे पे केस नहीं कर सकती, मैं उसके ऊपर नहीं कर सकता, लेकिन क्या दिशा मेरे ऊपर कर सकती है क्या। और हम लोग किधर रहते हैं, हम लोग राजस्थान में रहते हैं, क्या दिशा मेरे पे केस कर सकती क्या, हाँ हाँ, और पैसा भी मांग सकती। लेकिन यही अगर ये चीज महाराष्ट्र में होती, दिशा मेरे पे केस कर सकती थी, नहीं, क्योंकि हमारा जो था वो कोलेटरल ट्रांजेक्शन था, मेरा दिया का था वो क्या था, मेन ट्रांजेक्शन, वही वॉइड था। लेकिन इसके भी एक्सेप्शन है वेजरिंग एग्रीमेंट के। पहले तो शेयर स्टॉक, ये अगर तुम लोग खरीद रहे हो और तुरंत ही बेच दे रहे हो तो क्या हो जाएगा, वॉइड, इसको वेजरिंग माना जाएगा। लेकिन तुम लोग डिलीवरी के सेंस में ले रहे हो उसको, कि डिलीवरी करना है, 2 घंटे रुक के उसका शेयर सर्टिफिकेट लेना है, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन वेजरिंग हो जाएगा। कंपटीशन में अगर तुमको प्राइज मनी मिल रहा है, बराबर, और वो 1,000 रुपए से ज्यादा है तो वेजरिंग एग्रीमेंट है। लॉटरी हमेशा वेजरिंग एग्रीमेंट है, याद है ना, लॉटरी इज ऑलवेज वेजरिंग एग्रीमेंट। क्रॉसवर्ड पजल वो भी वेजरिंग एग्रीमेंट है, क्योंकि उसका सॉल्यूशन एडिटर के पास पहले से होता है। चलो, हॉर्स रेस कॉन्ट्रीब्यूशन, हॉर्स रेस का अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मैंने 500 रुपए से कम लगाया तो वेजरिंग एग्रीमेंट है, 500 रुपए से ज्यादा लगाया तो नॉन वेजरिंग, समझा। चलो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वेजरिंग एग्रीमेंट, बराबर। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग एग्रीमेंट नहीं, क्यों, वेजरिंग में दोनों साइड से पैसा लगना चाहिए, इसमें क्या हो रहा है, इंश्योरेंस में एक ही साइड से पैसा लग रहा है, दोनों में हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है, इसमें भी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग है। इंश्योरेंस में लेजिटिमेट इंटरेस्ट है, बराबर, इसमें नहीं है, बराबर। चलो, वेजरिंग एग्रीमेंट में वन टाइम पेमेंट करता हूं मैं, इंश्योरेंस में मैं प्रीमियम के तौर पे बार बार पेमेंट करता हूं, याद आ रहा है सब कुछ, चलो बढ़िया। इंडेमनिटी है, देखो, इंश्योरेंस में किसी के लॉस को इंडेमनीफाई करने वाले वो लोग, लेकिन वेजरिंग में तो किसी का लॉस होने वाला है और किसी का फायदा होने वाला है, किसी का लॉस इंडेमनीफाई नहीं हो रहा है इसके अंदर, मतलब किसी का लॉस नहीं फेड़ा जा रहा है। चलो, पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है क्या वेजरिंग, नहीं नहीं नहीं, चीची गंदा चीज है। और ये इंश्योरेंस पब्लिक वेलफेयर के लिए। फिर देखा था कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, सेम एज वेजरिंग, सिर्फ और सिर्फ क्या है, अगर लेजिटिमेट इंटरेस्ट है तो क्या हो गया, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बराबर, बराबर है ना। एसेंशियल्स ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस होना चाहिए हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे इवेंट के, कंसिडरेशन मूव होना चाहिए, तीसरा लेजिटिमेट इंटरेस्ट होना चाहिए, याद आ गया। चलो,
कॉन्ट्रैक्ट को प्रपोजल से अलग करके रखो, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट है, प्रपोजल अलग है, समझा? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटीजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग। अगर कोई इवेंट हैपनिंग के ऊपर कोई कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या करेंगे? जब तक कोई इवेंट हैपन नहीं होता तब तक कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा, बराबर, समझा? स्पेसिफाइड टाइम लिमिट का है, मैंने बोला 6 बजे तक बारिश गिरी, क्या नहीं गिरी ना, तो कोई नहीं, 7 बजे से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। तो वही 3-4 एग्जांपल देखे थे। परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। तो जब तक वो नॉन हैपनिंग हो रही है तब तक शांत रहो, तब तक वो परफॉर्मेंस हुआ ही नहीं, समझा? चलो, परफॉर्मेंस ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड्स अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट विद इन अ फिक्स्ड पीरियड टाइम। फिक्स्ड पीरियड टाइम में अगर नहीं हो रही है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? खत्म। मैंने बोला था आज बारिश नहीं होगी 6 बजे तक, और सच में नहीं हुई, तो मैं जीत गया, नॉन हैपनिंग है फिक्स तक, समझ गया? चलो, कंटीजेंट ऐसी चीज पे जो डीम्ड इम्पॉसिबल है, या तो कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन है, फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन पे डिपेंड करता है, तो क्या हो जाएगा? नॉट एनफोर्सिबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल है वो चीज करना। मैं इसको दिया को बोले जा, मैं तेरे को बिल ऑफ एक्सचेंज तो भी पढ़ोगा, मेरे लिए एक चांद का टुकड़ा ला के दे, कर सकती क्या है? नहीं कर सकती है, क्या हो गया? इम्पॉसिबल है, समझो? चलो, ये इम्पॉसिबल का भी सेम ही था, ये हो गया था। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन कर सकता है रे परफॉर्मेंस? खुद, प्रॉमिसर, एजेंट, थर्ड पार्टी, रिप्रेजेंटेटिव और जॉइंट प्रॉमिसर। इसमें था क्या? इसमें था ना जॉइंट प्रॉमिसर। प्रॉमिसर कब कर सकता है? जब उसने बोला था मैं कर दूंगा, तब कर सकता है। दूसरा, थर्ड पर्सन, जब उसने बोला गया है कि करना है तब। अरे हाँ, चलिए इसको थोड़ा डीप में पढ़ते हैं। प्रॉमिसर हिमसेल्फ कब कर सकता है? जब उसने बोला था मैं करूंगा और कोई स्पेशल स्किल रख रही है, बराबर। एजेंट कब कर सकता है? कि जब प्रॉमिसर ने बोला था एजेंट को करने के लिए और सेम स्किल सेट है तो वो भी कर सकता है। रिप्रेजेंटेटिव कब कर सकता है? जब मैं मर गया और सेम स्किल्स है तो कर सकता है, नहीं है तो रिफंड कर दो पैसे। थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कब कर सकता है? स्किल्स रिक्वायर्ड है, उसके पास है मेरे पास नहीं है, वो करेगा। मैंने डायरेक्ट किया, मैंने डायरेक्ट किया उसको कि तू ये परफॉर्म कर। लेकिन थर्ड पार्टी कब नहीं कर सकते? किसी को याद है क्या? अगर मैंने उसको प्रेशराइज किया है करने के लिए तो बाहर से लगा ले, लेकिन जल्दी आ। ज्वाइंट प्रॉमिसर, ज्वाइंट प्रॉमिसर में 3 लोग प्रॉमिसर है, ए मर गया, ए की फैमिली देगी, बी मर गया, बी की फैमिली देगी, सी मर गया, सी की फैमिली देगी, टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉपर्टी रिकवर्ड फ्रॉम ए बी एंड सी। कल एक वो ये देखा था अपने, याद है? ए मर जाता है ना, ए बी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था बी को कि मैं तेरे को 15,000 दूंगा, ए मर गया, उसकी प्रॉपर्टी में से 12,000 निकला, सी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रहता है ए का, तो सी बी के लिए कितना लायबल है? 12,000 का हिस्सा। फिर हमने पढ़ा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, वो सीधा लॉ ही बोल देता कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और तुमको ये कॉन्ट्रैक्ट अभी मानना पड़ेगा हमारा। सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, जो इनकम्पिटेंट अथॉरिटी है, इनकम्पिटेंट पर्सन है, उसको तुम लोग सप्लाई करो नेसेसरीज के लिए, बराबर। और तुम फिर क्लेम भी कर सकते हो, लेकिन क्या कंडीशंस थी? कुछ तो कंडीशंस थी ना, 2 कंडीशन। प्राइस शैल बी ओनली ऑफ नेसेसरीज, तुम उसको क्या नहीं दे सकते? लग्जरीज नहीं दे सकते। To establish his claim, the supplier must prove not only those goods were supplied to the person who was minor or a lunatic, but also those नंबर है किसका? ये नंबर आ रहा है 73854, उठा ले, अर्जेंट होता कुछ, ठीक है। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, इसके अंदर एक वो देखा था कि मैंने एक घर रेंट पे लेके रखा है और म्यूनिसिपल टैक्स वाले बार बार मेरे घर मालक को बोल रहे हैं कि भरो भरो भरो, वो कुछ भाव ही नहीं दे रहा है। अभी क्या किया, म्यूनिसिपल टैक्स वालों ने सीधा नोटिस भेज दिया कि घर खाली करो, हम ये घर ऑक्शन में डाल रहे हैं। अब मेरा इंटरेस्ट है ना, मैं क्या करूंगा, मैं पैसा पे कर दूंगा, फिर क्या होगा, मैं मांग सकता हूँ क्या मेरे मालिक से? हाँ, मैं मांग सकता हूँ। नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट पे जो भी बेनिफिट कोई बंदा उठा रहा है
उसको पैसे भरने के लिए बोल सकते। नॉन ग्रेचुइटियस एक्ट मतलब कोई गॉड गिफ्टेड एक्ट नहीं है, मेहनत से खून पसीने की मेहनत से मेरे को करना पड़ रहा है, दूसरों के लिए मैं फ्री नहीं करता, साला इसके लिए फ्री में करना पड़ रहा है। मैंने समझ लो मेरे कोई रिलेटिव के बच्चे को मैंने पढ़ा दिया सीए फाउंडेशन पूरा फ्री में, तो मैं उससे पैसे मांगने के लिए लायबल हूँ। चलो, मनी पेड बाय मिस्टेक और अंडर क्वेश्चन, अगर मिस्टेक से मनी पे किया दिया, क्वेश्चन से मनी पे कर दिया, तो जिसको मिला है उसने उसको वापस कर देना चाहिए, बराबर। फिर पढ़ा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी कल करेंगे अभी।